प्रबंध की अवधारणाएं दो प्रकार की मानी गई हैं। इसमें एक अवधारणा संज्ञा के रूप में है। संज्ञा के रूप में अवधारणा को मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ। दूसरी अवधारणा क्रिया के रूप में मानी गई है। क्रिया के रूप में अवधारणा का अर्थ क्या होता है, इसमें इसको क्रिया के रूप में माना गया है। इसमें कई प्रकार की अवधारणाएं शामिल हैं, जिसमें एक अवधारणा है वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हुए हैं। उन्होंने इस अवधारणा का जन्म दिया था। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध का आशय है कि प्रबंध एक वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इसकी भी वैज्ञानिक जांच की गई है, वैज्ञानिक रूप से इसको शामिल किया गया है। तो वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से सामने आती है। दूसरी अवधारणा होती है इसकी प्रक्रिया अवधारणा, प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है ये कोई क्रिया के रूप में है। प्रबंध के 4 महत्वपूर्ण काम माने गए हैं, जिसमें और वो एक प्रक्रिया के रूप में चलते हैं। कौन कौन से 4 कार्य हैं? सबसे पहला कार्य होता है संगठन का। एक प्रबंधक को सबसे पहले संगठन का काम करना पड़ता है। संगठन की प्रक्रिया जब तक वो पूरी नहीं करता है तब तक उसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए उसे सबसे पहले संगठन का काम करना होगा। संगठन क्या होता है? संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन व्यक्तियों को संगठित करना, उनको आधारभूत रूप से काम देना, उनके योग्यता के अनुसार काम देना, इस प्रकार की चीज़ें होती है। कर्मचारियों की नियुक्ति करना, प्रशासन करना, पदमुक्ति करना, पदोन्नति देना आदि कई काम होते हैं जो संगठन की प्रक्रिया में आते हैं। तो संगठन का काम उसको करना पड़ता है। संगठन का काम जिस समय पूरा हो जाएगा उसके पश्चात उसका दूसरा कार्य आता है नियोजन। नियोजन का कार्य, पहला कार्य होता है नियोजन का, नियोजन करना, यानी उसको पहले योजना बनानी पड़ती है। योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा। जब तक वो योजना नहीं बनाएगा तब तक किसी प्रकार का काम नहीं करेगा। तो हर प्रकार की योजना में प्रीवोयंस भी शामिल होता है, पूर्वानुमान भी शामिल होता है। पूर्वानुमान क्या होता है? यानी पूर्व में आप अनुमान लगाएं और उसके पश्चात उसका भविष्य में क्या करना है उसकी योजना बनाएं। नियोजन का काम करने के पश्चात उसको संगठन का काम करना होगा। तो उसका प्रक्रिया का दूसरा चरण आएगा संगठन। और प्रक्रिया का तीसरा चरण जो होता है वो है निर्देशन, डायरेक्शन देना। डायरेक्शन एक छोटा सा कार्य जरूर है, लेकिन इस डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे 4 कार्य इसमें हैं। 4 कार्य में एक कार्य है इसका सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण करना। दूसरा होता है इसका कार्य लीडरशिप, इसका मतलब होता है नेतृत्व देना, दूसरा कार्य। तीसरा कार्य है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब है पर्यवेक्षण करना, यानी कर्मचारियों के काम का पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। और चौथा कार्य है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन कहते हैं हम अभिप्रेरणा, यानी कर्मचारियों को काम करने के लिए कुछ अभिप्रेरणाएं भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार से 4 कार्य इसमें शामिल किए गए, जिनको हम कम्युनिकेशन, लीडरशिप, यहाँ पर कम्युनिकेशन के साथ कोऑर्डिनेशन भी किया जा सकता है, समन्वय का काम। तो समन्वय का काम लीडरशिप, उसको नेतृत्व देना, सुपरविजन उसके कामों का पर्यवेक्षण करना, और मोटिवेशन उसको अभिप्रेरणा देना। इस प्रकार से निर्देशन के कार्य में 4 कार्य शामिल किए जा सकते हैं। और चौथा कार्य होता है नियंत्रण का। नियंत्रण का मतलब होता है उसने जो काम किया है और जो कार्य उसको दिया गया है उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है, यानी जो लक्ष्य दिए गए हैं उन लक्ष्यों को देखना है और जो उसने एक्चुअल में काम किया उनको देखना है। इनके बीच में जो अंतर है उस अंतर को दूर करने का प्रयास। तो हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण जो है वो आप जो लक्ष्य है और जो आपके कार्य है उनके बीच में जो दूरी है उस दूरी को कम से कम करने का जो प्रयास होता है उस प्रयास को हम नियंत्रण की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ये एक नियोजन से शुरू होती है जो प्रक्रिया, और संगठन, निर्देशन और नियंत्रण से होते हुए यह नियंत्रण में जाके समाप्त नहीं होती है, बल्कि यह पुनः
उसी पे आ जाती है नियोजन, और इस प्रकार से एक साइकिल के रूप में चलती है, एक चक्र के रूप में चलती है। तो ये इस रूप में हम कह सकते हैं कि नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के माध्यम से यह एक प्रक्रिया अवधारणा है जो कि एक प्रक्रिया के रूप में चलती है। इसको हम कार्यों के रूप में भी कह सकते हैं। प्रबंध है वह कार्य के रूप में माना जा सकता है, और प्रबंध के 4 कार्य हैं जिसको हम नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात अगली अवधारणा है वो है मानव प्रधान अवधारणा। मानव प्रधान अवधारणा का आशय यह है कि प्रबंध एक मानव प्रधान है, यानी प्रबंध में मानव को ही महत्वपूर्ण माना गया है और मानव का ही कंट्रोल हमको करना है, इसलिए इसको हम मानव ओरिएंटेड अवधारणा के नाम से जान सकते हैं। अगली बात है इसमें सहकारी सामाजिक प्रणाली अवधारणा। सहकारी सामाजिक प्रणाली का आशय यह है कि यह सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार काम करती है, और आशय यह होगा कि सहकारी यानी कोई भी एक अकेला व्यक्ति स्वयं काम करने की स्थिति में नहीं होता है, इसलिए सहकारी सामाजिक प्रणाली यानी सब मिलजुल करके काम करें, इस प्रकार की अवधारणा इसमें मानी जा सकती है। फिर निर्णय अवधारणा। निर्णय का आशय है डिसीजन मेकिंग। प्रत्येक व्यक्ति को डिसीजन लेना होता है, डिसीजन तो लेते भी हैं, लेकिन जब तक आप यथासमय डिसीजन नहीं लेते तब तक आपके कार्य नहीं होंगे सही प्रकार से, इसलिए आपको यथासमय निर्णय लिए जाने जरूरी होते हैं। तो यथासमय निर्णय की अवधारणा इसमें मानी जा सकती है। इसके पश्चात आती है नेतृत्व अवधारणा। प्रबंध को लीडरशिप माना गया है, तो नेतृत्व अवधारणा यानी प्रबंधक है वो नेतृत्व प्रदान करता है। नेतृत्व किस रूप में, ये उसके पास में ऐसी लीडरशिप है। लीडर कौन होता है? लीडर वह व्यक्ति होता है जिसके कोई फॉलोवर्स होते हैं। जब तक उसके कोई फॉलोवर्स नहीं होंगे, फॉलोवर्स किस चीज़ के होते हैं? फॉलोवर्स होते हैं उसके विचारों के, उसके जो अनुयायी होते हैं। तो उसके अनुयायी जब तक नहीं होंगे तब तक वो उसको नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि नेतृत्व अवधारणा भी एक अवधारणा के रूप में मानी जा सकती है। इसके पश्चात होती है अंतिम, वो है प्रणालीगत अवधारणा। प्रणाली, क्या मैनेजमेंट भी एक प्रणाली है? तो मैनेजमेंट को अपने आप में एक प्रणाली माना जा सकता है, क्योंकि प्रणाली एक बहुत बड़ी सिस्टम होता है, और उसके अगर कोई सब सिस्टम है और उन सब सिस्टम के भी कोई सब सिस्टम बनते हैं तो हम उसको मैनेजमेंट को प्रणालीगत अवधारणा मान सकते हैं। इसलिए प्रणाली में भी आप मैनेजमेंट के नीचे कोई प्रणाली बना सकते हैं, जैसे आपका नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, नियंत्रण है, यह उस प्रणाली के अंग हो सकते हैं। अब नियोजन का काम अगर हम शुरू करें तो नियोजन में भी बहुत से काम आते हैं, इसलिए नियोजन अपने आप में एक प्रणाली बन जाता है, और उसके कुछ सब सिस्टम होंगे तो उन सब सिस्टम को हम सब प्रणाली मान सकते हैं। इसके पश्चात संगठन की बात करें हम, तो संगठन अपने आप में एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के अपने सब सिस्टम होंगे, तो उस सब सिस्टम को हम काम में ले सकते हैं। इस रूप में अगर आप कहें तो अगर प्रणाली अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है तो उसके सब सिस्टम होने जरूरी होते हैं। तो मैनेजमेंट को भी हम सिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के ये सब सिस्टम हैं, और जब सब सिस्टम किसी के होते हैं तो वो एक प्रणाली अपने आप में मानी जा सकती है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं। इसके पश्चात अगली अवधारणा है वो है सहयोगिक अवधारणा। सहयोगी, सहयोगिक का मतलब क्या होता है? संयोग होता है, यानी अगर आपका संयोग इस चीज से होगा तो उसमें काम होगा, अगर ऐसा संयोग नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो क्या मैनेजमेंट भी एक संयोग है? तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक संयोग है, और इसलिए इसको सहयोगिक अवधारणा में हम मान सकते हैं। और अंतिम अवधारणा है वो है सर्वग्राही अवधारणा। सर्वग्राही अवधारणा, सर्वग्राही का मतलब क्या? मैनेजमेंट एक सर्वग्राही अवधारणा है। मैनेजमेंट को हम ये मान के चल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रत्येक जगह पर यानी सार्वभौमिक है, न ही इस देश में न ही उस देश में, ये पूरे विश्व में व्याप्त है। हर देश में आपको मैनेजमेंट का काम करना होगा। और फिर कौन से संगठन में? केवल प्रॉफिट गियरिंग संगठन में ही मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं, बल्कि नॉन प्रॉफिट गियरिंग संगठन में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए सभी प्रकार के संगठनों में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है।
इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि चाहे बड़ा हो संगठन, चाहे छोटा हो संगठन, चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो, सब में मैनेजमेंट को लागू किया जा सकता है। इसलिए भी आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट एक सर्वग्राही या सार्वभौमिक अवधारणा मानी जा सकती है। तो ऐसी अवधारणाएं मैनेजमेंट के बारे में मानी गई हैं, लेकिन हम व्यापक रूप से ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एक फंक्शनल एरिया है, फंक्शन का काम करता है और इसमें 4 प्रकार के फंक्शन आते हैं। उन फंक्शन को हम कहते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण। अगला भाग आता है प्रबंध की परिभाषाओं को भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है उत्पादकता प्रधान परिभाषा। उत्पादकता प्रधान परिभाषा, इसमें मुख्य रूप से F.W. टेलर और ब्लूक ने परिभाषा दी है। टेलर और ब्लूक। टेलर जो कहते हैं वो है प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो आप ये देख लें कि उस कार्य को सर्वोत्तम तरीके से आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर ये चीज़ है तो हम ये कहेंगे कि प्रबंध उत्पादकता प्रधान परिभाषा में मानी जा सकती है। दूसरा भाग आता है इसका मानव प्रधान परिभाषा। मानव प्रधान परिभाषा में इसको मानव को महत्वपूर्ण माना गया है। मानव क्या है? मानव के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा दी है वो है लॉरेंस एपले। लॉरेंस एपले, लॉरेंस एपले ने कहा है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। इट्स ओनली पर्सनल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह एक पर्सनल मैनेजमेंट के रूप में यानी कार्मिक प्रबंध के रूप में माना गया है। किस रूप में? कि हम ये मानते हैं कि संगठन में जो व्यक्ति काम करता है वो जिस दिन काम के लिए आया था उस दिन जिस स्थिति में था वह क्या अपने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल वो काम करेगा, तो क्या आज भी वह उसी पोजीशन में है या उसने अपने आप का डेवलपमेंट किया है, कुछ संगठन में कुछ सीखा है। अगर उसने कुछ सीखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस व्यक्ति का डेवलपमेंट हुआ है, उस व्यक्ति का विकास हुआ है। अगर विकास हुआ है तो हम कहेंगे मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स। व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। वस्तुओं का निर्देशन नहीं, वस्तुओं को हम नहीं बनाते। अमेरिका की एक प्रसिद्ध कंपनी है फोर्ड कंपनी। फोर्ड कंपनी के मालिक ने कहा है कि हम हमारे यहाँ पर कोई जूते का निर्माण नहीं करते हैं, हवाई जहाज का निर्माण नहीं करते हैं, हम तो यहाँ पर मनुष्य बनाते हैं। तो मनुष्य बनाने का आशय क्या है? मनुष्य कोई बनाए थोड़ी जाते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम मनुष्य बनाते हैं, यानी मनुष्य बनाने का आशय हो गया मनुष्य का डेवलपमेंट करना। तो क्या उन्होंने डेवलपमेंट किया है? और वो डेवलपमेंट, अब जब मनुष्य का डेवलपमेंट हो जाएगा तो व्यक्ति, वो मनुष्य अपने आप ही वस्तुओं का निर्देशन करेगा, अपने आप ही वस्तुओं को बनाएगा। इस रूप में कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स माना है। तीसरी प्रकार की जो परिभाषा है वो है निर्णय या नेतृत्व प्रधान परिभाषा। निर्णय या नेतृत्व प्रधान परिभाषा। प्रबंध नेतृत्व प्रदान करता है, प्रबंध नेतृत्व देता है, यानी प्रबंधक जो है वो व्यक्तियों को बताता है कि आपको किस प्रकार से काम करना है, लेकिन जहाँ जहाँ पर उसको नेतृत्व देने की बात हो, अगर वो साम दाम दंड भेद जिस भी प्रकार से काम करवाना चाहिए उस प्रकार से काम करवाने के लिए तत्पर रहता है। वह कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी करता है। कर्मचारी जो काम नहीं करते उनको दंड देकर भी काम करवाता है, लेकिन वह एक कुशल नेतृत्व देकर के उन व्यक्तियों से काम करवाने की कोशिश करता है। अगली अवधारणा है कार्यात्मक या प्रक्रिया। कार्यात्मक या प्रक्रिया, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि संगठन जो है वो एक मैनेजर के द्वारा किया जाता है, जिसमें उसने 4 प्रकार के काम महत्वपूर्ण होते हैं। 4 प्रकार के कामों में नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण।
ये 4 प्रकार के काम उसके द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक यानी कार्य, प्रबंध के कार्यों के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। अगली परिभाषा है वातावरण प्रधान। वातावरण प्रधान परिभाषा क्या होती है? यानी वातावरण का मतलब यह है कि हमारे चारों ओर किस प्रकार का वातावरण है, उस वातावरण के अनुसार उसको काम को करना होता है। वातावरण बहुत ही सौहार्दपूर्ण हो सकता है, वातावरण एक अव्यवस्थित वातावरण भी हो सकता है। अब एक प्रबंधक की योग्यता यह मानी जाती है कि वह संगठन में क्या दे रहा है, किस प्रकार का काम कर रहा है, यानी उसकी सामाजिक जो अंकेक्षण होता है वो किया जाता है। और एक व्यक्ति बहुत ही कुशल प्रबंधक हो सकता है क्योंकि उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी अच्छे हैं, इसलिए उसको कुशलता मिल सकती है। एक व्यक्ति कुशल तो है लेकिन उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी अगर ठीक नहीं है तो उसकी कुशलता कहीं न कहीं बाधित हो सकती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि उसकी कुशलता किस रूप में है? उसकी कुशलता इस रूप में है कि वह अपना संगठन को क्या सर्वश्रेष्ठ दे सकता है, इस रूप में हम इसको कह सकते हैं। और एक परिभाषा है जो व्यापक रूप में हो सकती है। इन सब को मिलाकर के अगर हम कोई एक व्यापक परिभाषा बनाएं तो उसको व्यापक परिभाषा के रूप में हम मान सकते हैं। इस रूप में परिभाषाओं का विश्लेषण किया जा सकता है। अगली बात हम लेंगे कल।